नमस्कार। चलते हैं जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव की ओर और चतुर्थ भाव में बैठे हुए मंगल पर आज चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत जो जन्म कुंडली का चौथा घर है उसमें यदि मंगल आकर के बैठ गया तो किस प्रकार का फल आपको देगा। जन्म कुंडली के चौथे भाव से मुख्य रूप से सुख, माता, भूमि, भवन और वाहन आदि का विचार किया जाता है। ये जो 5 मुख्य चीज़ें हमने बताई यानी सुख, भवन, वाहन, माता, भूमि, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें जिस चीज़ की भी न्यूनता होती है बस उसी सुख से व्यक्ति वंचित हो जाता है। तो एक के साथ में अन्य 4 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। चीज़ें तो कई एक जुड़ी हुई हैं लेकिन मुख्य रूप से सुख किस चीज़ को हम कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त भूमि है हो, भवन हो, हमारे पास अच्छा वाहन हो, हमें माता-पिता का सुख हो। ये जो महत्वाकांक्षाएँ हैं ये लगभग हर किसी के मन में होती हैं और व्यक्ति इन्हीं महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सतत प्रयास करता है। ग्रहों की विपरीत अवस्था में व्यक्ति अपने काल कर्म प्रारब्ध आदि का दोष देकर के कभी-कभी हताश भी हो जाता है। तो पहले भी मैंने कहा था कि ज्योतिष शास्त्र एक ऐसी विधा है कि इसमें हताशा नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। यदि कोई ग्रह आपको अशुभ प्रभाव दे रहा है तो उसके लिए आप प्रयास कीजिए। किसी योग्य ज्योतिषी के पास जाइए और उससे उसका समाधान पूछिए और निश्चित ही आपको कोई मार्ग बताएगा। तो आज जन्म कुंडली के चौथे भाव में मंगल की स्थिति की बात करते हैं। हालांकि चौथे भाव में बैठे हुए मंगल से जातक को मंगली कहा जाता है। पहले भी मैंने बताया था कि मंगली के बारे में किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी वो समय नहीं आया है या क्रमानुसार उस चीज़ पर हम नहीं पहुंच पाए हैं। तो जन्म कुंडली का ये रहा आपका चौथा भाव और चौथे भाव से मंगल मैंने बताया था पूर्व वीडियो में कि अपने स्थान की अपेक्षा दृष्टि को बहुत अधिक प्रभावित करता है। सभी ग्रह अपने स्थान से 7वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं लेकिन मंगल में एक विशेषता है, वो अपने स्थान से चौथे भाव यानी जब चौथे भाव में बैठा हुआ है तो चतुर्थ स्थान हो गया सप्तम भाव कुंडली का, तो सप्तम भाव को प्रभावित करेगा। जब मंगली विषय पर हम वीडियो बनाएंगे तो इसके बारे में बताएंगे कि चौथे घर में बैठा हुआ मंगल सबसे अधिक अगर किसी को प्रभावित करता है तो सप्तम भाव जो कि स्त्री यानी दाम्पत्य सुख का भाव है उसको प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त सप्तम दृष्टि से जो सप्तम पूर्ण दृष्टि है उससे दसम भाव को प्रभावित करता है और जो अष्टम पूर्ण दृष्टि है उसमें कुंडली के एकादश यानी कि लाभ भाव को प्रभावित करता है। तो इस मंगल की हम चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि आपका मंगल चौथे घर में अशुभ स्थिति में भी है, क्योंकि हम 12 प्रकार की स्थितियों को बताते हैं और उसमें कुछ तो आपके लिए लाभदायक होती हैं, कुछ अशुभदायक होती हैं, तो उनके बारे में हम बताएंगे। कुछ ऐसा समाधान बताएंगे जिससे कि यदि आपका मंगल अशुभ स्थिति में है तब भी आपको बहुत अच्छा फल देगा। आप किसी भी सुख से वंचित नहीं रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। हमारा विश्वास, मेरे विश्वास के साथ साथ यही ज्योतिष शास्त्र की अवधारणा है। वाजसनेय संहिता में लिखा है कि प्रज्ञानाय नक्षत्र दर्शम। वाजसनेय संहिता के 3रे अध्याय के श्लोक संख्या 10 में ये मंत्र आया है कि प्रज्ञानाय नक्षत्र दर्शम, यानी प्रज्ञानाय कहते हैं कि विशेष ज्ञान, उपसर्ग लगा हुआ है ज्ञान में तो विशेषता हो गई। विशेष ज्ञान के लिए आप जाइए किसके पास? नक्षत्र दर्श, यानी नक्षत्र दर्श कहते हैं ज्योतिषी को। अब यदि आपने किसी
रास्ता चलते हुए कोई पक्षी शकुन विचार या कोई किसी तरीके से आप तो को कुछ बता रहा है। सामान्यतः 10-20 बातें, अगर वो 50 बातें जल्दी-जल्दी बताएगा तो उसमें 4-6 कॉमन बातें सबके साथ होती हैं, तो आप लोग बहुत बड़ा ज्योतिषी मान लेते हैं, लेकिन ये ज्योतिष शास्त्र नहीं है। विशेष ज्ञान के लिए, अगर जीवन में कुछ विशेष ज्ञान प्राप्त करना है, कुछ अपने बारे में विशेष जानना है, तो आप नक्षत्रदर्शी के पास जाओ। नक्षत्रदर्शी कौन हो सकता है? हमारे शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है, नक्षत्रदर्शी कौन हो सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। चूँकि आप सभी ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं, बहुत से हमारे ऐसे दर्शक हैं जो ज्योतिष शास्त्र को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष शास्त्र को पढ़ना चाहते हैं, ज्योतिष शास्त्र के बारे में सम्यक जानना चाहते हैं। उनके लिए आज मैं इतनी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि जो हमारे नए विद्यार्थी हैं, जो हमारे वीडियो को देख करके ज्योतिष शास्त्र सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे पहले जानिए कि नक्षत्रदर्शी कौन है? जिसने सम्यक रूप से व्याकरण पढ़ा हो, यानी उसको व्याकरण शास्त्र का ज्ञान हो। लिखा भी है बिना व्याकरणेन नान्धः। अब सबसे पहले तो आपको व्याकरण शास्त्र की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बिना व्याकरण के सब कुछ अंधे के समान है। फिर उसके बाद क्रम से आप सबसे पहले गणित सिद्धांत, संहिता सिद्धांत, होरा सिद्धांत और इन तीनों स्कंदों को पढ़ने के बाद आप स्ववेद शाखा, यानी आपकी वेद शाखा कौन सी है उसका आपको सम्यक ज्ञान होना चाहिए। इस न्याय और तर्क दर्शन का आपको विधिवत ज्ञान होना चाहिए। स्मृति शास्त्र का आपको विधिवत ज्ञान होना चाहिए। इतना अध्ययन करने के बाद ही आप अपने को ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता कह सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं स्वयं ही इतना ज्ञानी नहीं हूँ, इतने विषयों की जानकारी हमको विधिवत नहीं है, लेकिन हर किसी को ज्योतिष शास्त्र सीखने के लिए निरंतर पढ़ना पड़ता है, निरंतर स्वाध्याय करना पड़ता है, सद्गुरुओं की शरण में जाना पड़ता है, संतों का आश्रय लेना पड़ता है, तब कहीं जाकर के व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र के बारे में कुछ जान सकता है। अब जिसने विधिवत रूप से ज्योतिष शास्त्र को जान लिया, वो क्या कर सकता है? उसका उद्देश्य क्या होता है? वैसे तो आजकल तमाम जो सॉफ्टवेयर ब्रांड और तमाम यूट्यूब पर एक समस्या के 100 उपाय बताने वाले, कोई लाल किताब लेकर के, कोई नीली किताब, कोई काली किताब लेकर के बैठा हुआ है, तो हजारों उपाय आपको मिल जाएंगे। लेकिन ज्योतिष शास्त्र क्या करता है? आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उनको निराकरण करने के साथ साथ ज्योतिष शास्त्र का सार्वभौमिक उद्देश्य क्या है, इसके विषय में आप समझिए, आप जानिए। अथर्व संहिता में उल्लेख है कि एक नक्षत्रदर्शी यानी ज्योतिष शास्त्र का को जानने वाला आपके लिए और संपूर्ण चराचर सृष्टि के लिए कितना उपयोगी हो सकता है। तो लिखा हुआ है कि उत्पाताः पार्थिवांस्तरिक्षाक्षरो दिव्यचराग्रहा, यानी पृथ्वी और अंतरिक्ष के उत्पात एवं देवलोक के ग्रह कल्याणकारी हों। कुछ ऐसी आकस्मिक घटनाएं होती हैं, जैसे अभी कुछ समय पहले यानी 2019 में कोविड-19 का प्रकोप हमने झेला। ऐसे ही अंतरिक्ष जनित कुछ उत्पात होते हैं, पृथ्वी जनित कुछ अंतरिक्ष जनित उत्पात होते हैं, और जो देवलोक स्थित ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, वे संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए, चराचर सृष्टि के लिए कल्याणकारी हों। इस प्रकार की जो लोक कल्याण की भावना है वो एक नक्षत्रदर्शी ही कर सकता है, जिसने ज्योतिष शास्त्र को सम्यक रूप से समझा है। फिर आगे अथर्व संहिता में लिखा है कि सम नो भूमिर्वेपमाना चामुल्का निर्हतम चयत। कांपती हुई भूमि, आपने देखा है कि समय समय पर तमाम भूकंप आते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही भूकंप आया था। अब उस स्थिति में क्या है कि भूकंप आने पर लोग भयभीत होकर के अपने घरों पर निकल जाते हैं, घरों से बाहर निकल जाते हैं, तमाम जनधन की हानि होती है। कभी कभी आकाश से तमाम उल्का पिंड आदि की वर्षा होने लगती है, उससे भी तमाम प्रकार की हानियां होती हैं।
तो उस स्थिति में भी ज्योतिष शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र को जानने वाला स्वयं के लिए और संपूर्ण सृष्टि के लिए कामना करता है, सन्नो भूमिर्वेपमाना समुल्का निहतम चयत, यानी कांपती हुई भूमि और गिरते हुए उल्का पिंड हम सबके लिए कल्याणकारी हो। नक्षत्र मुल्का भियतम समंतो, उल्का सहित नक्षत्र कल्याणकारी हो, इस प्रकार की प्रार्थना करता है। आगे अथर्व संहिता में लिखा है कि सम नो ग्रहा चांद्रमसा समादित्याश्च राहुणा, राहु के साथ चांद्र ग्रह, चंद्रमा का राहु के साथ होना अच्छा नहीं माना जाता है और सूर्य के साथ भी राहु का होना अच्छा नहीं माना जाता है। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में नहीं है, उसके बाद भी परिस्थितिवश यानी जो ग्रहों की गति है उसके अनुसार कभी चंद्रमा राहु के साथ होगा, कभी सूर्य के साथ राहु होगा। ग्रहण जो होता है वो इन्हीं ग्रहों के संयोग से होता है। तो उस स्थिति में भी ज्योतिष शास्त्र अपने स्तर से क्या कामना करता है? ज्योतिष शास्त्र संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए कामना करता है कि राहु के साथ सन्नो ग्रहा चांद्रमसा समादित्याश्च राहुणा, राहु के साथ चांद्र ग्रह और सौर ग्रह कल्याणकारी हो। फिर आगे ज्योतिष शास्त्र कामना करता है कि समनो मृत्युर्धूम केतु सम रुद्रास्तिग्म तेजसः, यानी अनर्थकारी धूमकेतु, तमाम ऐसे धूमकेतु हैं, उल्कापिंड हैं जो मानव जीवन के लिए हानिकारक हैं। कभी कभी समाचार में आता है कि कहीं कोई उल्कापिंड या धूमकेतु गिरने की संभावना है। तो उस स्थिति में भी ज्योतिष शास्त्र अपना काम करता है। ज्योतिष का जानने वाला मंत्रों के माध्यम से प्रकृति की प्रार्थना करता है कि सन्नो मृत्युर्धूम केतु सम रुद्रास्तिग्म तेजसः, यानी अनर्थकारी धूम केतु कल्याणकारी हो, तीक्ष्ण प्रकाश वाले हो, रुद्र कल्याणकारी, तीक्ष्ण प्रकाश वाले रुद्र आदि देवता हमारे लिए संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी हो। चलते हैं, ये विषय ज्योतिष शास्त्र का जो आध्यात्मिक दर्शन है वो बहुत गूढ़ है। इसमें यदि इस चर्चा में हम लोग लगे रहे तो अपने मूल विषय से दूर होते जाएंगे। हम चर्चा कर रहे हैं जन्म कुंडली के चौथे भाव में बैठे हुए मंगल की। तो चौथे भाव में बैठा हुआ मंगल विभिन्न परिस्थितियों में आपको किस प्रकार का फल देगा, इस विषय पर चर्चा करनी है। चौथे घर में किस प्रकार का फल देगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात तो यह है कि चौथे घर में बैठा हुआ मंगल किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं माना जाता है। एक मूलभूत सिद्धांत है, इसको याद रखिए। लेकिन यदि आप इन बुराइयों से बचे रहे, जैसा कि अभी हम उल्लेख करेंगे कि किस परिस्थिति में मंगल किस प्रकार का फल देगा, यदि इन बुराइयों से आपने अपना बचाव कर लिया, ये बुराइयां आपने अपने अंदर नहीं बनने दी, तो आप निश्चित रूप से सुख का अनुभव करेंगे। आपको परेशानी तो होगी कुछ समय के लिए, लेकिन जो अनंतोगत्वा परिणाम होगा वो बहुत ही शुभदायक होगा, बहुत ही आपके लिए सुख और समृद्धि कारक होगा। तो सबसे पहले जानिए कि उच्च राशि में, यानी अपनी मंगल अपनी उच्च राशि मकर में चौथे भाव में बैठकर किस प्रकार से आपको सुखी बनाएगा। अधिकांशतः ऐसे लोग दूसरों को दुखी देख करके सुखी होते हैं, तो इसके लिए आप हमेशा दूसरे को सुख देने का अनुभव कीजिए, सुख देने की कामना कीजिए, इससे आप निश्चित ही सुखी रहेंगे। उच्च नवांश में बैठा हुआ मंगल दूसरे का धन हड़पने से सुखी अनुभव करता है, तो इस बुराई से आपको बचना चाहिए। शुभ नवांश में बैठा हुआ चतुर्थ भाव में मंगल विविध प्रकार के प्रपंचों से सुखी बनाता है, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि आप इन बुराइयों से दूर रहिए और मंगल का पूरा लाभ उठाइए। चौथे भाव में बैठे हुए मंगल का पूरा लाभ उठाइए, क्योंकि क्रूर ग्रह है, तामसी ग्रह है, हमेशा आपको गलत कर्म की ओर ढकेलेगा। लेकिन आप यदि उस गलत कार्य से बच गए तो फिर आपका भविष्य निश्चित ही सुखमय होगा। नीच राशि में, यानी जो मंगल की अपनी नीच राशि है कर्क राशि में चौथे घर में बैठा हुआ मंगल आपके अंदर ऐसा स्वभाव बनाएगा कि स्वजनों को कष्ट में देखकर आप सुखी अनुभव करेंगे, लेकिन और ऐसा स्वभाव भी बनाएगा कि स्वजनों को कष्ट देने वाला होगा, लेकिन आपको इस बुराई से बचना है।
नीच नवांश में बैठा हुआ चतुर्थ भाव का मंगल चोरी आदि कर्म से सुखी बनाएगा, तो ये बहुत बड़ा दोष है, बचना चाहिए। पाप राशि में बैठा हुआ मंगल चोरी कर्म से सुखी तो बनाता ही है, लेकिन कुछ क्रूर कर्म और होते हैं, किसी का चोट पहुंचाना, हत्या करना, अपहरण करना, ऐसे कामों से भी सुखी बनाता है, लेकिन इन सब बुराइयों से बचना चाहिए। मित्र राशि में बैठा हुआ मंगल दूसरों के शोक से सुखी अनुभव कराता है। मित्र नवांश में बैठा हुआ मंगल अन्याय कर्म करने से सुखी अनुभव कराता है। वर्गोत्तम में बैठा हुआ चतुर्थ भाव का मंगल दूसरे की आर्थिक हानि से सुखी बनाता है, लेकिन बताया मैंने पहले भी कि इन सब बुराइयों से हमको बचना चाहिए, थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। शत्रु राशि में बैठा हुआ चतुर्थ भाव का मंगल वैश्यावृत्ति जनित कर्मों से सुखी अनुभव कराता है, लेकिन इनसे बचना चाहिए। शत्रु नवांश में बैठा हुआ मंगल पराई स्त्री से सुखी रहने वाला बनाता है, लेकिन ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा दोष है, इससे बचना चाहिए। स्वराशि में बैठा हुआ मंगल यानी अपनी मेष और वृश्चिक राशि में बैठा हुआ मंगल मोह जनित आदतें हैं, जो स्वभाव है उसमें वृद्धि करता है, तो राग मोह दोष इन ऐसे जो महादोष हैं इनसे बचना चाहिए। ये जो दोष बताए गए हैं इनको यदि आपने सुधार लिया, अपने जीवन में दोषों का प्रवेश नहीं करने दिया, तो चौथे भाव का मंगल, चौथे भाव में बैठा हुआ जन्म कुंडली में मंगल आपको हर प्रकार से भूमि भवन वाहन सब प्रकार से आपको सुखी बनाएगा। तो आज की इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे YouTube चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। किसी प्रकार की ज्योतिष अथवा वास्तु संबंधी समस्या के निराकरण के लिए अथवा परामर्श के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए हमारे मोबाइल नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।